2026 की ट्रेड विंडो खुल चुकी है और मुंबई और आरसीबी के बीच भी 3 बड़ी ट्रेड हो सकती है। कौन कौन सी ये ट्रेड डील होगी आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1536वां एपिसोड। आज 9 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले देते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी भाई नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर आरसीबी के हवाले से निकल कर आ रही है। आरसीबी ने इस बार खिताब जीता था और खिताब जीत के बाद आरसीबी की बल्ले बल्ले हो चुकी है। बेशक स्टैम्पीड कांड के बाद आरसीबी को थोड़ा सा उनकी ब्रांड इमेज को झटका लगा है, लेकिन भैया चेन्नई और मुंबई को पछाड़कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने टॉप कर लिया है वैल्यूएशन गेम को। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की वैल्यू 269 मिलियन यूएस डॉलर्स हो चुकी है और उसके बाद चेन्नई का नंबर आता है अब, क्योंकि चेन्नई की वैल्यू थोड़ी सी कम होकर 235 मिलियन यूएस डॉलर्स हो चुकी है। आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो टीम का वैल्यूएशन था, इसकी लिस्ट में लास्ट ईयर तक आरसीबी नंबर 2 या नंबर 3 पर आती थी और आरसीबी के ऊपर एमआई और सीएसके हुआ करती थी। लेकिन इस बार क्योंकि आरसीबी जीती तो आरसीबी को फायदा मिला। और दूसरी तरफ चेन्नई और एमआई की वैल्यूएशन थोड़ी सी डाउन रही है। एमआई की तो फिर भी बढ़ी, चेन्नई की डाउन रही। इसका रीजन है कि चेन्नई सुपर किंग्स में महेंद्र सिंह धोनी का अब लगातार रिटायरमेंट की तरफ बढ़ना, 44 के हो चुके हैं, तो इन्वेस्टर्स का भरोसा, एडवर्टाइजर्स का भरोसा थोड़ा सा डाउन हो रहा है। मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा का इतना मजबूत ना होना भी मुंबई की वैल्यूएशन को थोड़ा सा धीमा कर रहा है, ग्रोथ उतनी तेज नहीं है। लेकिन आरसीबी में विराट थे, जीत मिली, विराट बने रहेंगे आने वाले 5 साल तक, इतना भी तय है। इसलिए भैया आरसीबी की वैल्यूएशन बढ़ गई है, कीमत बढ़ गई है। मतलब अगर आपके पास 270 मिलियन यूएस डॉलर है तो आप जाकर भैया आरसीबी के नए मालिक बन सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा वैल्यूएशन का गेम ऐसा हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये खबर भी आईपीएल के हवाले से निकल कर आ रही है। आईपीएल की वैल्यूएशन ने भी एक नया जंप, नया हिट मारा है। आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो 18.5 बिलियन यूएस डॉलर हो चुकी है। 13% का जंप है। 1.5 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू हो चुकी है भारतीय रुपयों में आईपीएल की, माफ कीजिए, इंडियन प्रीमियर लीग की। मतलब अगर आपके पास 1.5 लाख करोड़ रुपीस है तो आप आईपीएल के नए मालिक बन सकते हैं। आज की डेट में आईपीएल का मालिक है बीसीसीआई, तो आप समझ सकते हैं कि बीसीसीआई के पास कितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू की चीज है। अब यार आप लोग यही सोचोगे यार ब्रांड वैल्यू का मतलब क्या, ये इतने पैसे खाते में पड़े होते हैं? ऐसा नहीं होता भाई। देखो सीधी बात है, आईपीएल में 10 टीमें हैं, 10 टीमों की वैल्यू, आईपीएल की स्पॉन्सरशिप्स की वैल्यू, जो पैसा आईपीएल को मीडिया राइट्स के जरिए मिला है उसकी वैल्यू, जो पैसा एक्सपेक्टेडली आगे मिलने वाला उस सबकी वैल्यू को मिलाकर एक वैल्यूएशन तैयार होता है और एक कीमत तैयार होती है और उस कीमत को भाई फिर जज किया जाता है हर साल। और इस बार ये निकली है 1.5 लाख करोड़। मतलब भारत में कई बड़ी बड़ी कंपनियां और कई बड़े बड़े दुनिया के देशों की जीडीपी से बड़ा आईपीएल हो चुका। आगे बढ़ते हैं भाई, आईपीएल के लिए लाइक बनता है, नहीं करो तो कर दो भाई फटाफट, क्योंकि भारत का अपना ब्रांड है। तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये रिपोर्ट आरसीबी के हवाले से निकल कर आ रही है। कुछ दिन पहले दोस्तों ट्रिब्यूनल ने, सीएटी ट्रिब्यूनल ने एक फैसला सुनाया था जिसमें पूर्ण रूप से आरसीबी को दोषी पाया गया था स्टैम्पीड, जो भगदड़ हुई थी जिसमें दुखद 11 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसको लेकर। जिसमें सीएटी ने कहा था कि भैया आरसीबी सोली रिस्पॉन्सिबल है जो कुछ भी हुआ है। अब इसको लेकर आरसीबी वाले कोर्ट में पहुंच गए। आरसीबी वालों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आरसीबी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर यह बोला है कि वाज नॉट ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग। जो ये सीएटी ट्रिब्यूनल है ये शुरू में कहीं पिक्चर में था ही नहीं। इसमें 3-4 पार्टीज है जो कि दोषी हो सकती है। आरसीबी वालों के हिसाब से आरसीबी, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, कर्नाटक की गवर्नमेंट और कर्नाटक की पुलिस, ये वो लोग हैं जो कि इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित थे। सीएटी ट्रिब्यूनल तो कहीं था ही नहीं। सीएटी ट्रिब्यूनल तो बाद में आया और उसने कमेंट किया। ये बात बोली आरसीबी वालों ने कोर्ट में। अब देखो यार, इसमें आगे जो भी होता है, जो भी फैसला आता, क्या होगा, ये सब कुछ तो हमें भविष्य में पता लगेगा। लेकिन उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि ये मसला अब लंबा चलेगा। जब भी मामला कहीं भी कोर्ट में जाता है तो फिर उसका डिसीजन इतना जल्दी नहीं आता। हमने देखा 2013 में, माफ कीजिए, कांड हुआ और उसका रिजल्ट आया था 2015 में। सीएसके और राजस्थान रॉयल्स की टीम पर जो 2015 में बैन लगा था वो 2013 का मामला था। सो दैट इज वाई भाई ये बड़ी रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया लॉर्ड्स में होने वाला है तीसरा टेस्ट मैच और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब सवाल उठता है कि क्या इंग्लैंड ने तैयारी कर ली है भारत को स्विंग और ग्रीन टॉप विकेट के जाल में फंसाने की? क्योंकि जो तस्वीरें आई है लॉर्ड्स की पिच की, पूर्ण रूप से हरी पिच नजर आ रही है। मतलब रिपोर्ट यह है कि पहली बार शायद इस पूरे टेस्ट सीरीज में, दोनों टेस्ट मैचों में हमने ग्रीन टॉप ऐसी विकेट नहीं देखी थी, लेकिन लंदन के लॉर्ड्स में जो मैच होगा इसमें बहुत ग्रीन टॉप विकेट होगी। मतलब इतना स्विंग हो सकती है। दरअसल दोस्तों इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी पता है कि भारत अच्छा क्रिकेट इस बार खेल रहा है टेस्ट मैचों में, और लॉर्ड्स में वो नहीं चाहते कि भारत जीते, क्योंकि लॉर्ड्स में भाई एक तरह से प्रभुत्व है इंग्लैंड के क्रिकेट का। और अगर भारत जीतता है तो इंग्लिश क्रिकेट पर एक बहुत बड़ी चोट है, इंग्लिश क्रिकेट की टीम पर, पूरे मैनेजमेंट पर एक बहुत बड़ी चोट होगी। इसीलिए अब ये पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ग्रीन टॉप विकेट का फायदा तो बुमराह को भी मिलेगा, सिराज को भी मिलेगा, इसका फायदा तो हमारे आकाशदीप को भी मिलेगा। मेरे हिसाब से इंग्लैंड कहीं खुद के चक्कर में ना फंस जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था, 3 बड़े ट्रेड एमआई और आरसीबी के बीच भी हो सकते हैं। और ये जो बड़े ट्रेड हैं ये कई बड़े खिलाड़ियों को लेकर हो सकते हैं और बैथल और जैक्स इसमें से पहली ट्रेड हो सकती है। जी हाँ, आरसीबी और एमआई के बीच रिपोर्टेडली इस चीज को लेकर बात हो सकती है जिसमें बैथल और जैक्स स्वैप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे की टीम में दे सकते हैं।
विल जैक्स इस समय एमआई में, पहले आरसीबी में हुआ करते थे, लेकिन इस बार अगर ट्रेड होती है तो जैकब बैथल जो कि आरसीबी में, वो एमआई में जाएंगे और एमआई के विल जैक्स वापस आरसीबी में चले जाएंगे। ये ट्रेड आरसीबी के नजरिए से बेटर है और आरसीबी चाहती है कि ये ट्रेड हो, क्योंकि विल जैक्स का फॉर्म फिर भी सही रहा था बैथल के तुलना में। दूसरी बड़ी चीज, एमआई शायद इस ट्रेड को नहीं चाहती है, इसीलिए इस ट्रेड के होने के चांसेस कम है, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम रिपोर्टेडली इसको लेकर आगे एमआई से ट्रेड बातचीत कर सकती है, ट्रेड डील प्रपोज कर सकती है। दूसरी बड़ी ट्रेड और छठवीं बड़ी खबर लिविंगस्टोन के हवाले से निकल कर आ रही है। लियाम लिविंगस्टोन कई टीमों की डिमांड पर है, रडार पर है। रिपोर्ट यह है कि एमआई भी चाहती है कि लिविंगस्टोन मिले। ऐसी कंडीशन में आरसीबी सोच सकती है कि भैया लिविंगस्टोन को हम रिलीज करेंगे, उससे बेटर है ऑल कैश डील में किसी टीम में ट्रेड कर दो। तो एमआई की टीम अगर आरसीबी से लिविंगस्टोन को मांग करती है तो आरसीबी 100% तैयार है लिविंगस्टोन को छोड़ने के लिए, क्योंकि आरसीबी के रिपोर्ट्स यही सोर्सेज बता रहे हैं कि लिविंगस्टोन अगर ट्रेड नहीं होंगे तो रिलीज होंगे, क्योंकि आरसीबी उनको साथ में नहीं रखना चाहती। परफॉर्मेंस और फॉर्म बहुत बुरा था और उसके बावजूद भी, लिविंगस्टोन के नहीं होने के बावजूद भी हमने देखा आरसीबी ने खिताब जीता। लिविंगस्टोन उस तरह के फॉर्म में कभी दिखे ही नहीं पूरे टूर्नामेंट में। दैट इज वाई दूसरी ट्रेड ये हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट और तीसरी बड़ी ट्रेड जो हो सकती है वो हो सकती है टॉपली और एनगीडी की। ये एक रियलिस्टिक थोड़ी सी नजर में आ रही है कि टॉपली और एनगीडी के बीच प्लेयर शॉप हो जाए। दोनों का ही फॉर्म अच्छा नहीं था, दोनों की हाइट भी लगभग सेम है और दोनों ही गेंदबाज अलग अलग पर्सपेक्टिव से काम करते हैं, लेकिन आरसीबी चाहती है कि टॉपली उन्हें वापस मिले। पहले आरसीबी में ही टॉपली खेला करते थे और ठीक खेल लेते, लेकिन उसके बाद वो चले गए, नीलामी में नहीं मिल पाए, एनगीडी मिल गए। अब एनगीडी एमआई में जा सकते हैं, ये तो एमआई को तय करना है, लेकिन आरसीबी चाहेगी कि टॉपली उन्हें वापस मिले और ये तीसरी बड़ी ट्रेड होती हुई अभी की परिस्थिति में नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये 3 ट्रेड हो गया नहीं, इसको लेकर तो समय बताएगा। आगे जो भी इस पर रिपोर्ट आएगी सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाकर रखिए। 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं तो भैया विराट कोहली शामिल हुए सचिन, युवराज, गंभीर, कपिल देव के साथ यूवी कैन फाउंडेशन के गाला डिनर पे। ये गाला डिनर हुआ था इंग्लैंड में। हमारे युवराज सिंह का एक फाउंडेशन है यूवी कैन, जिसमें उन्होंने इन सभी को, बड़े बड़े क्रिकेट के सितारों को इनवाइट किया था। विराट कोहली से उनके टेस्ट रिटायरमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा आई जस्ट कलर्ड माय बियर्ड 2 days ago। उन्होंने कहा मैंने 2 दिन पहले ही अपनी दाढ़ी को रंगा है। तो विराट कोहली ने बताया है एक तरह से संकेतिक रूप से कि भैया मैं बुढ़ा हो चुका हूं, ये वो खुद बोल रहे हैं। हालांकि दोस्तों मेरी राय इस पर थोड़ी सी अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि 4 साल थे कम से कम विराट के पास, वो खेल सकते थे भाई भारत के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 4 साल तक भी विराट कोहली वैसा ही खेलता और पूरी दुनिया को डोमिनेट करता। ये ताकत रखते हैं विराट कोहली, लेकिन ये उनका बड़प्पन ही है कि वो अपनी दाढ़ी का कलर बताकर बोल रहे हैं कि भैया देखो मैं बूढ़ा हो गया। क्योंकि मेरी राय यह है कि विराट कोहली जिस लेजेंडरी, जिस तरह के खिलाड़ी रहे, भारत के क्रिकेट के इतिहास में ऐसा प्लेयर नहीं आया और इस तरह का चुपचाप रिटायरमेंट वो डिजर्व नहीं करते थे। एक बहुत बड़ी फेयरवेल हमारा विराट कोहली डिजर्व करता था। और विराट ही क्यों, मैं रोहित को लेकर भी सेम बात बोलूंगा, क्योंकि हम ये कभी नहीं चाहते थे और मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि जब विराट और रोहित रिटायर हो रहे होंगे इस तरह से हो जाएंगे, रातों रात हो जाएंगे। थैंक्स टू गौतम गंभीर रिटायरमेंट हुआ है और अब विराट कोहली बोल रहे हैं मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, मजाक कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर विराट को भी पता है कि भाई 4 साल और थे। 4 साल भारत का क्रिकेट और स्वर्णिम युग देखता विराट कोहली का। और क्यों ना देखे भाई, विराट कोहली ने हमें एक पूरा दशक, पूरे 10 साल हमारे को क्रिकेट में दिया है और भाई मतलब यार एक अलग लेवल का खिलाड़ी हमने देखा है। तो विराट और रोहित के लिए सचमुच अंदर से ऐसा लगता है भाई, और मेरे को तो अंदर से बुरा लगता है कि विराट और रोहित के साथ जो कुछ भी हो रहा है। बाकी इस पर आप अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि रिपोर्ट यह है कि गंभीर साहब ने तैयारी कर ली, ओडीआई क्रिकेट से भी आउट, बहुत जल्दी रिपोर्ट आ सकती है। कुछ खबरें ऐसी है भाई, अपने को क्लियर कुछ नहीं मालूम, क्लियर ना अपन किसी पर आरोप लगा रहे हैं, बस मैं इतना ही बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। केकेआर में एक सीजन एक खिलाड़ी बहुत चला था, मनिंदर बिस्ला। अब बिस्ला साहब का एक बयान आया है गौतम गंभीर को लेकर, सुनने लायक। उन्होंने कहा आफ्टर फर्स्ट टेस्ट गंभीर वॉज ए मेस, आफ्टर सेकंड गिल वॉज अ किंग, नैरेटिव चेंजेस ओवरनाइट। उन्होंने गंभीर के पक्ष में बात करी। उन्होंने कहा कि भैया पहला टेस्ट हुआ था, हार गई भारत, तो गंभीर के ऊपर सवाल उठने लगे थे कि देखो ये कोच हमारा मैस है। दूसरे टेस्ट में जब भारत जीत गई तो शुभमन गिल को किंग बना दिया गया। उनका कहने का मतलब ये था कि जब खराब समय रहता है तो भाई आप कोच को टारगेट करते हो, जब अच्छा समय आता है तो कप्तान को टारगेट करते हो। तो बिस्ला साहब का ये बयान आपको क्यों आ रहा है एकदम से, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि एकदम से अभी ही आया बिस्ला का बयान, पहले भी ये सब कुछ हो चुका है। पहले भी भारतीय टीम ने विदेशों का दौरा किया है। जब भारत हारी तो रोहित शर्मा पर पहले भी कई सवाल उठे थे, जब वो कप्तान थे। विराट कोहली जब कप्तान थे तो शास्त्री पर भी सवाल उठे थे। तब ये बातें क्यों नहीं बिस्ला साहब ने बोली कि यार देखो अब हम जीत भी रहे हैं, ये कोई बात क्यों नहीं कर रहा, विराट कोहली को वो क्यों हो रहा है। तो अभी ही क्यों बयान आ रहा है, बताओ आप कमेंट बॉक्स नीचे भाई, पहली है सॉल्व करो। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। गंभीर ने एक बड़ा रिमार्क किया है ऋषभ पंत के ऊपर, ऋषभ पंत के क्लेम के ऊपर गंभीर ने बड़ी बात कही। कपिल शर्मा के नए शो में ऋषभ पंत गए हुए हैं तो उनसे पूछा गया कि भैया बॉसी नेचर किसका है, तो पंत ने बोला कि रोहित भाई का बॉसी नेचर है। उन्होंने कहा रोहित शर्मा जो है उन अलग कड़क नेचर है, उनका बॉसी नेचर है। तो गंभीर हंसने लगे और गंभीर ने एक पीछे से एक बयान दिया। उन्होंने कहा अब तो रिटायर हो गया, और हंस के गंभीर ने बताने की कोशिश की कि अब तो वो रिटायर हो चुका है। तो यार देखो एक मैं बताऊं एक माइंडसेट क्लियर कट समझ में आता है कि बीसीसीआई को था कि हमें इन दोनों को रिटायर करना है। इन दोनों को बीसीसीआई खुद रिटायर नहीं कर सकता था, इसलिए शायद क्या गौतम गंभीर को लाया गया। सवाल है
क्या गौतम गंभीर को शायद इसलिए लाया गया कि इन दोनों खिलाड़ियों को सख्ती से रिटायर करा दिया जाए और बीसीसीआई को नए खिलाड़ी मिले, या फिर कमान गंभीर को मिल जाए? सवाल है। इसका जवाब किसके पास है मुझे नहीं पता, और शायद ये सवाल ही रहेगा, और मेरे हिसाब से अब इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। पर देखो यार, इसका कोई सबूत तो है नहीं किसी के पास, हम सिर्फ इस तरह की बातें ही कर सकते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कुछ खुद बोला नहीं है, और उन्होंने क्लियर कट यही बोला है कि भैया हमने अपने हिसाब से रिटायरमेंट ली। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखो, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।